हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 6 मुद्रा, उसका अर्थ, कार्य और पूर्ति, ये लेसन हम आज करेंगे। इसका पहला पार्ट हम करेंगे। मुद्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। मुद्रा का अर्थ, उसका कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य और मुद्रा की पूर्ति, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम लेके चलते हैं मुद्रा का अर्थ और उसका विकास, कि मुद्रा का क्या अर्थ है और मुद्रा का विकास कैसे हुआ। देखो, लेन देन जो है, एक लेन देन जो है वो एक जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा कैसे प्रचलन में आई। तो सामान्य जीवन के अंदर जो लेन देन है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और प्रोफेसर हिग्स ने तो ये जो लेन देन की प्रक्रिया है जिसको विनिमय प्रणाली बोला है, इसी के रूप में अर्थव्यवस्था को परिभाषित भी इसी रूप में किया है। यानी कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए लेन देन, वस्तुओं का, सेवाओं का लेन देन लोग करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्टि के लिए लेन देन करते हैं। तो ये लेन देन जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो प्राचीन काल में जब तक आवश्यकताएं सीमित थी तो क्या होता था कि वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन होता था, वस्तुओं से और सेवाओं का आपस में लेन देन होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। कमोडिटी टू कमोडिटी, सी भी बोलते थे उसको, सी फॉर कमोडिटी। तो ये प्रचलन कब तक था, जब तक कि आवश्यकताएं जो है वो सीमित थी। प्राचीन काल में इस तरह की आवश्यकताएं जो है वो सीमित थी, एक सीमित लेवल तक इस तरह से काम चलता था। जैसे मान लिया हम एक उदाहरण लें कि एक किसान जो है वो खेती कर रहा है, उसको जूतों की ज़रूरत है, तो वो एक जूते बनाने वाला उसको जूते देके जाता था और उसके बदले में उसको अनाज मिलता था। इसी तरह से एक कृषक जो है वो अपनी सेवाएं उसके खेत में देता था, उसके बदले उसको जो है वो किसान उसको अनाज देता था। इस तरह से सेवाओं के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था। इस तरह से काम चलता था कि वस्तु का वस्तु से विनिमय। लेकिन इसमें क्या आई, जब तक हमारी आवश्यकताएं सीमित थी तब तक तो ये प्रचलन सही था। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी तो वस्तु से वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई। उसके बदले फिर क्या आया, फिर धीरे धीरे वो आए, सोने चांदी के सिक्के आए। जैसे जैसे देखो विकास मुद्रा का किस तरह से हुआ कि फिर सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में आए, उससे वस्तुओं का लेन देन होता था। और फिर उसके बाद फिर धातु के सिक्के आए और फिर कागजी नोट आए। जैसे जैसे आवश्यकताओं का दायरा जो है बढ़ता गया, वह मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तब क्या हुआ, मुद्रा प्रचलन में आई। किस तरह से, जैसे पहले क्या था, वस्तु का वस्तु से विनिमय था, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, देखो मैंने लिखी है, वह प्रणाली जिसमें वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवा के रूप में होता था। फिर जब आवश्यकताएं बढ़ गई तो सोने चांदी के सिक्के आ गए, उनसे वस्तुओं का लेन देन होता था। उसके बाद फिर कागजी मुद्रा और सिक्के, धातु के सिक्के प्रचलन में आए, जिससे वस्तुओं का लेन देन होता था, वस्तुएं बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। उसके बाद फिर अब तो जैसे आधुनिक समय की बात करें, आजकल की बात करें, तो इसमें तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी हैं, जो कि जिनको हम प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हमें प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, वस्तुओं के जो लेन देन था आपस में वो मुद्रा के ऊपर आ गया, क्योंकि मुद्रा से वस्तुएं खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, इसलिए मुद्रा जो है वो प्रचलन में आई, इसलिए से मुद्रा का विकास हुआ है। तो मुद्रा क्या होती है भाई, फिर लास्ट में जैसे मुद्रा की अगर हम परिभाषा करें तो मुद्रा की परिभाषा एक ऐसी वस्तु के रूप में की जाती है। फिर धीरे धीरे क्या सोचा गया कि किसी एक ऐसी वस्तु आए जिससे लेन देन आसान हो जाए। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु के रूप में वो परिभाषित किया जाता है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। सामान्य रूप से वस्तुओं के विनिमय
वस्तु खरीदने में, बेचने में जो एक सामान्य रूप से उसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको सामान्य रूप से वस्तुओं को खरीदने में, बेचने में, विनिमय में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा की परिभाषा है। तो देखो कैसे मुद्रा का इतिहास चला, विकास चला कि शुरू में क्या था? वस्तु से वस्तु खरीदते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बाद में मौद्रिक प्रणाली शुरू होगी। तो मौद्रिक प्रणाली क्यों शुरू हुई? वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आई? कुछ कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी जब आवश्यकताएं बढ़ गई तो विनिमय प्रणाली की वस्तु से वस्तु खरीदने में दिक्कत आई, कई सारी दिक्कतें आई। अब हम उन दिक्कतों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या असुविधाएं आई। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर आता है। इसको बड़ा ही ध्यान से करना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ या असुविधाएं आती हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमने पढ़ लिया यहाँ कि यह वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं के लिए किया जाता है। यानी कि वस्तु को खरीदने के लिए वस्तु को ही बेचा जाता है, वस्तुओं का ही आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान वस्तुओं के बदले होता है। इस तरह की जो प्रणाली है, इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या दोष हैं? कई बार दोष लिखा जाता है, कठिनाइयाँ, असुविधाएँ, कमियाँ, सीमाएँ, इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहली जो दिक्कत है वो देखेंगे। सबसे पहली कठिनाई जो है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या मतलब होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में लेन देन करना है, तो क्या होगा कि पहले के पास जो वस्तु सरप्लस में है उसको दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो पहले की आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से आवश्यकताएं एक दूसरे की जब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तभी वो आपस में लेन देन करेंगे उस वस्तु का। तो इस तरह के संयोग ढूंढने पड़ते हैं कि एक व्यक्ति की आवश्यकता उस पहले वाले के जो पास जो वस्तु है वो दूसरे की आवश्यकता बने। इस तरह से दोहरे संयोग, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग ढूंढने पड़ता है, तभी वस्तुओं का विनिमय होता है। जैसे मान लिया किसी के पास घोड़े हैं और किसी को चाहिए जूते चाहिए, तो क्या है कि उस एक व्यक्ति को, जो पहले वाले को तो जूतों की आवश्यकता होनी चाहिए और दूसरे वाले को घोड़े की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वो आपस में वस्तुओं का लेन देन करेंगे। तो ऐसे संयोग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक कठिनाई है कि आवश्यकताओं के वस्तुओं और सेवाओं का जो आवश्यकताएं हैं एक दूसरे की, उनके संयोग ऐसे जोड़े ढूंढना बड़ी कठिनाई होती है। ये एक कठिनाई है। पैसे में हो तो हम फटाक से कोई चीज़ खरीद लेंगे, जूते वाला जूते खरीद लेगा, जूते जिसकी आवश्यकता है, घोड़े जिसने खरीदना हो घोड़े खरीद लेगा पैसे में, मुद्रा में। लेकिन जब वस्तु विनिमय की बात आती है तो ये कठिनाई आती है कि इस तरह के दोहरे संयोग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिनाई होती है। दूसरा है भाई वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागतें आती हैं। जो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, जो इस तरह का जो व्यापार होता है, इसमें व्यापार की लागतें आती हैं, समय की भी दिक्कत आती है, समय भी ज़्यादा लगता है। दो तरह की लागतें भी दिखते हैं। एक तो तलाश लागत आती है, जैसे ये दोहरे संयोग की बात हमने की थी कि दोहरे संयोग की कठिनाई है। तो ये दोहरे संयोग तलाशने कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे के पास होनी चाहिए, दूसरे के पास जो सरप्लस चीज़ है उसको उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से जो दोहरे संयोग की जो तलाश करने की जो लागत है वो क्या है, वो एक बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा है कि प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। इस तरह प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, कई बार वेट करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के जो संयोग हैं वो मेल खाएं, जो आवश्यकताएं हैं वो मेल खाएं, इस तरह से संयोग बन जाएं। तो उसमें कई बार टाइम भी लगता है। तो तलाशने में भी लागत आती है, प्रतीक्षा का भी अनुपयोग होता है कि अगर उसकी प्रतीक्षा करें इतने समय में कोई और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वो लागत आती है, बिना बात की लागत, समय की हानि होती है ऐसे संयोग ढूंढने में। दूसरा है भी मूल्य की समान इकाई। मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई का अभाव। अब वस्तु है, उसका मूल्य निर्धारित कौन करेगा?
जैसे मान लिया किसी ने कार बेचनी है, 5 लाख में वो कार बेच रहा है, तो उसकी मूल्य कीमत उसकी निर्धारित हो जाएगी। लेकिन अगर उसको वस्तु के बदले कार बेचनी है, मान लिया किसी के पास घोड़े हैं और वो घोड़ों के बदले कार ले रहा है कोई व्यक्ति, या घोड़ों के बदले जैसे वो कार बेच रहा है वो घोड़े ले रहा है, तो कौन निर्धारित करेगा कि एक कार के बदले कितने घोड़े आएंगे। तो इस तरह से जो मूल्य निर्धारित करना है वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि एक समान इकाई नहीं ढूंढ सकते कि इतने घोड़ों के बदले एक कार आएगी। इस तरह से जो है मूल्य का जो समान इकाई मूल्य ढूंढना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, उसका बड़ा अभाव होता है। तो मूल्य की समान इकाइयों का अभाव होता है। फिर है भविष्य में किए जाने वाले ठेके या भुगतान या स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव होता है। कुछ ऐसे भी करार होते हैं भी जो हमें भविष्य में करने होते हैं, ठेके भुगतान या स्थगित भुगतान एक ही चीज़ है। मान लिया कई ऐसे, जैसे कोई मजदूर हमने उसमें लगाया है, खेत में काम करने के लिए लगाया है, हमने उसको मासिक वेतन देना है, 1 महीने के बाद वेतन देना है, तो वो निर्धारित, कोई और चीज़ ली है तो उसके ऊपर ब्याज है जैसे वो निर्धारित करना, या कोई भविष्य में इस तरह का कोई भुगतान करना है, तो उसमें भी क्या है दिक्कत आती है कि स्थगित भुगतान कैसे करें। कुछ समय के बाद अगर भुगतान हमें करना है तो वो हम किस तरह से करें, वस्तुओं के बदले में उसको ऋण को कैसे चुकाएं, या जैसे हमने आज 4 भैंसें ली हैं, हमने 1 साल के बाद उसको देना है तो क्या होगा। तो इस तरह से जो अंदाज़ा लगाना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अभी धन या मूल्य के संचय में कठिनाई। धन या मूल्य, जैसे आधुनिक युग में क्या होता है, अगर पैसा है, बचत की है तो बैंक में जमा कर लेंगे या घर पे रख लेंगे, उसके संचय में कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर हमें यही संचय वस्तुओं के रूप में करना है तो बड़ा मुश्किल होती है, उसमें लागत आती है। जैसे मान लिया एक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरा साल चलती हैं और वो पशु पालता है, तो वो पशुओं को बेच के ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उन्हीं का वो क्या करेगा, मूल्य संचय करेगा। अब मूल्य संचय करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लिया एक किसान है, वो फल सब्जियां ये अनाज उगा रहा है, तो उसका संचय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो खराब हो सकती हैं। पशु है, जैसे पशु का मूल्य के रूप में संचय करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह से जो नाशवान चीज़ें हैं उनका के मूल्य का संचय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, बीमार पड़ सकते हैं, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। जैसे पशु वगैरह हैं, उनके रख रखाव में भी लागत आती है इस तरह की। तो ये है प्रणाली है हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली में, उसमें मूल्य का संचय करना भी कठिन है, उसका भी अभाव पाया जाता है। फिर है भी मूल्य हस्तांतरण। मान लिया जैसे हमने कहीं और पैसे भेजने हैं, कहीं और मकान खरीदना है, यहाँ का बेच के कहीं और खरीदना है, तो मूल्य में तो हम फटाक से एक बार बेच के जो दूसरी जगह ले लेंगे। लेकिन अगर हमें वही चीज़ दूसरी जगह पर जाके खरीदनी है तो हम पहले यहाँ बेचेंगे। मान लिया एक जगह पे हमने पशु वगैरह के रूप में वो बेची, उससे विनिमय किया, फिर उन पशुओं को हम दूसरी जगह जाके और फिर मकान के बदले ऐसा संयोग भी ढूंढना कि जिसको पशुओं की ज़रूरत है, उसके पास मकान बिकने के लिए तैयार है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और फिर पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या अनाज का, फल सब्जियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हस्तांतरण करना यानी कि उसका मूल्य का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर वो चीज़ को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी लागत आती है। रास्ते में पशु बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं, इस तरह की लागतें आती हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई होती हैं। इसमें ये प्रणाली जब तक चल सकती है जब उसमें थोड़ा आवश्यकताएं जब मनुष्य की थोड़ी हो, कुछ लेवल तक वस्तु विनिमय प्रणाली चल सकती है। और अगर ज़्यादा उसमें आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं तो विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जो हमने ये पढ़ी हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, मुद्रा प्रचलन में आई, वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के रूप में होने लगा। एक ऐसी वस्तु का प्रचलन हुआ जिससे वस्तुओं को खरीदना बेचना आसान हो गया, मुद्रा का जो है वो प्रचलन में आई। तो ये हमने पढ़ा है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा प्रचलन में कैसे आई। और पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ी हमने कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है,
और कैसे थी प्राचीन काल में, जब आवश्यकताएं हमारी सीमित थी तो ये प्रणाली थी। फिर उसके बाद जो थी सोने चांदी के सिक्के आए प्रचलन में, फिर धातु के सिक्के और नोट आए, फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड इस तरह से आई। और फिर हमने पढ़ा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयाँ हैं। बारी बारी से हमने ये 6 कठिनाइयाँ पढ़ी है, इनको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक एक करके भी पूछ लेते हैं कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या मतलब है, व्यापार लागत से क्या मतलब है, क्या संबंध है, मूल्य की समान इकाइयों के अभाव का वर्णन करो। एक कठिनाई के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, और कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और उसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। थैंक यू।